नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अचूक पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जिससे आप सभी लोग अपनी तैयारी को यह आकलित कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी पुख्ता है। तो करीब हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम सभी लोग उसी के आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है उनको पूरा देखा कीजिए, ताकि जितनी आपकी तैयारी है उसका आप आकलन कर पाएँ और जो चीज़ें आपकी छूट रही हैं आप उनको अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो खैर बात करते हैं अपने जो हमारा 30वां प्रश्न था उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अंतिम प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सुमीनी जो बकरी की प्रजाति है और किस राज्य से संबंधित है इसका। अच्छा, ये किसकी नस्लें हैं, तो ये भी आप याद रखिए। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल किससे संबंधित है। ठीक है, तो सुमीनी दोस्तों बकरी की एक प्रजाति है, कहाँ संबंधित है? नागालैंड से। काहिमी जो काहिम है यह गुजरात से संबंधित है। तो ये आपका इसमें पूछा गया था कौन सा सही सम्मिलित है, तो सुमीनी सही सम्मिलित थी, बाकी अन्य जो थे वो आपके गलत थे। तो सुमीनी नागालैंड से, काहिम गुजरात से, बिदरी कर्नाटक से, करौली राजस्थान से संबंधित थी। आगे हमने लिखा भी था, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम सभी लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं कि बारबरी नामक बकरी की प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है। जो बारबरी नामक बकरी की प्रजाति है वह किस राज्य में पाई जाती है? आपके विकल्प दिए गए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बीवासी, दोनों। तो इसका सही जवाब क्या है कि बर्बरी नामक जो प्रजाति है, पहले तो यह बर्बरी है किसकी नस्ल, तो बकरी की नस्ल है। ठीक है, अब यह कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में हमें देखने को मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या है? बीवासी, दोनों। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बर्बरी की नस्ल हमें देखने को मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से बकरी की कौन सी प्रजाति हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। यहाँ कह रहा है कि पहले तो आप प्रश्न को अच्छे से समझिए कि क्या पूछ रहा है। आपके विकल्प क्या क्या है? अट्टापट्टी, चेगू, चांगथांगी, गदरी। तो इसका सही जवाब क्या है कि आपका जो अट्टापट्टी जो नस्ल है दोस्तों, यह बकरी की एक प्रजाति है, कहाँ पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है। बाकी आपकी जो चेगू, गदरी, चांगथांगी, चांगथांगी दोस्तों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और चेगू, चांगथांगी ये सभी उत्तरी इलाकों की नस्लें हैं। ठीक है, तो अट्टापट्टी जो आपकी नस्ल है कहाँ की? दक्षिणी इलाके की नस्ल है, केरल की। ठीक है, अगर हम अपने इंडिया को नक्शे को देखें तो ये मान लीजिए हमारा नक्शा है। ठीक है, ये हमारा नक्शा है। तो आपका उत्तरी इलाका कौन सा हो गया? ये इलाका आपका उत्तरी इलाका हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी नस्लें संबंधित हैं? चेगू हो गई, आपकी चांगथांगी हो गई, ये सभी ठंडे इलाकों पर पाई जाती है। ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन नस्लें? चेगू हो गई आपकी, गद्दी हो गई और चांगथांगी हो गई। ये आमतौर पर दोस्तों ठंडे इलाकों पर और ऊंचाई वाले इलाकों में इन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और जो आपकी जो अरटा नस्ल है यह कहाँ पाई जाती है? अरटा जो आपकी बकरी की नस्ल है यह आमतौर पर केरल इलाके, केरल ये आपका हो गया इधर का तमिलनाडु इलाका, इधर का हो गया आपका केरल इलाका। तो ये कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से इसका संबंध हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि जो ये दक्षिणी इलाकों में केरल में पाई जाती है, इसका विस्तार केरल में है। तो ये आमतौर पर हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। बाकी जबकि ये सभी ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है कि चमड़ा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली बकरी की प्रजाति कौन सी? कह रहा है कि चमड़ा उत्पादन के लिए बकरी की कौन सी नस्ल ऐसी है जो पाली जाती है। ठीक है, तो आपके विकल्प हैं बीटल, जमुनापारी, झकरा, ब्लैक बंगाल। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जब मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो जाहिर सी बात है इसका चमड़ा उद्योग में इसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो चमड़ा उत्पादन के लिए ब्लैक बंगाल हो गई, आपकी मालबरी हो गई, बंगाली, ये सभी नस्लें पाली जाती हैं। कौन कौन सी चमड़ा उत्पादन के लिए पाली फेमस है? तो चमड़ा उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत
आपकी हो गई ब्लैक बंगाल, मालवारी, बंगाली, ये सभी नस्लें बकरियों का पालन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो चमड़ा उत्पादन के लिए अहम योगदान अपना प्रदान करती हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बकरी तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? क्या आपका प्रश्न है कि तमिलनाडु से कौन सी संबंधित नहीं है, कह रहा है। टेरेसा, कोदियड्डू, सोलेम ब्लैक, कन्नी जाड़ू। तो इसका सही जवाब क्या है कि टेरेसा। टेरेसा नामक जो बकरी की प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आमतौर पर हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो टेरेसा कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। बाकी जो है इनका कोदियड्डू, सोलेम ब्लैक, कन्नी झाड़ू, ये सभी कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली बकरी की प्रजातियां कौन कौन सी हैं? गंजाम, मारवाड़ी, बारबारी, बारबरी, जमनापारी, सूरती, झालावारी, गद्दी, चेंगू। तो इसका सही जवाब क्या है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली बकरी की प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो आपका विकल्प क्या सही रहेगा दोस्तों? बारबरी, जमनापारी। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली बकरी की प्रजातियां कौन कौन सी? तो बारबरी, जमनापारी, या कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इनको याद रखिए क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने वाले हैं, तो इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, या फिर पंचम? इसका सही जवाब क्या है? भेड़ों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का तीसरा स्थान है दोस्तों। क्या सही जवाब है कि भेड़ों की संख्या की दृष्टि से, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भेड़ों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप रैंकिंग बताएंगे, ठीक है। निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल उत्तर के ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाई जाती? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी भेड़ की नस्ल है जो उत्तरी इलाकों में नहीं पाई जाती? गद्दी, भकरवाल, गुरेज, मचेरी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? मचेरी आमतौर पर ठंडे इलाकों में नहीं पाई जाती। बाकी अन्य ठंडे इलाकों क्षेत्रों से संबंधित गद्दी हो गई, आपकी भकरवाल हो गई, पूछी, गुरेज, चांगथांगी, ये सभी ठंडे इलाकों से संबंधित है। तो भेड़ की कौन कौन सी नस्लें ठंडे इलाकों से संबंधित है? कौन कौन सी संबंधित हैं? तो आपकी गद्दी हो गई, अभी हमने भारत का नक्शा बनाकर भी चीज़ों को समझा। भकरवाल, पूंछी, गुरेज, चांगथांगी, ये सभी क्या है? ये सभी ठंडे इलाकों से संबंधित है। जबकि जो आपकी मचेरी यहाँ कहाँ से संबंधित है? ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। मचेरी कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में पाई जाती है। मचेरी दोस्तों दक्षिण भारत संबंधी है, जबकि आपकी गद्दी, भकरवाल, पूंछी, गुरेज, चांगथांगी, ये सभी भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? ठंडे इलाकों से संबंध रखती हैं। आपका अगला विकल्प है कि सही सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि जो सही सुमेलित है उसका आपको चयन करना है। करनाह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, नेल्लौर दक्षिणी क्षेत्र, शाहबादी उत्तर का ठंडा क्षेत्र, पूगल पूर्व उत्तर क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या है उसको समझते हैं। जो नेल्लौर है दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित है, इसका ये सही जवाब हो जाएगा। तो आइए अपने अन्य विकल्पों को समझते हैं। करनाह जो है आपकी उत्तर के ठंडी क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। और नेल्लौर आपकी दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित है, जबकि शाहबादी पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है।
यह आमतौर पर उत्तर प्रदेश में भी देखने को हमें मिलती है भेड़ की प्रजाति। पुंगल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है, तो इनको नोट कर लेते हैं। करनाह आपकी कहाँ संबंधित है? करनाह, करनाह का संबंध है उत्तर के ठंडी इलाकों से, ठीक है। और नेल्लौर कहाँ से संबंधित है? नेल्लौर एक ही सही विकल्प था, नेल्लौर, जो दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित है। शाहवादी, यह उत्तर प्रदेश से भी संबंध रखती है, पूर्वोत्तर क्षेत्र। पुंगल, ये आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हो गया। तो करनाह उत्तर के ठंडी इलाकों से संबंधित है, नेल्लौर दक्षिणी क्षेत्र से, शाहवादी पूर्वोत्तर क्षेत्र से, जबकि पुंगल उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से संबंधित है। अगले विकल्प पर बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर, कि भेड़ की विदेशी नस्ल नहीं है। कह रहा है कि कौन सी भेड़ की विदेशी नस्ल नहीं। बाकी अन्य आपकी विदेशी नस्लें रेम्बोल्ट, पोलवर्थ, कॉरडोल, त्रिच ब्लैक। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? त्रिच ब्लैक जो है आपकी विदेशी नस्ल नहीं, जबकि रेम्बोल्ट, पोलवर्थ, कॉरडोल ये सभी क्या है? विदेशी नस्लों के उदाहरण हैं। इधर नोट करते हैं कुछ विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं हो गई आपकी विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों की अगर हम बात करें तो आपके रेम्बोल्ट हो गई, रेम्बोल्ट, पोलवर्थ, कॉरिडेल, भेड़ की विदेशी नस्लें हैं, ठीक है। जबकि जो आमतौर पर कह सकते हैं कि देसी नस्लें या दक्षिण भारत के इलाके की नस्लें जो हैं, दक्षिणी इलाके की, दक्षिणी इलाके की कौन कौन सी हैं? तो त्रिच ब्लैक, त्रिच ब्लैक, मद्रास रेड, ये सभी नस्लें दक्षिण भारत की नस्लों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो विदेशी नस्लों में रेम्बोल्ट, पोलवर्थ, कॉरिडोल, और दक्षिणी इलाकों में त्रिच ब्लैक, मद्रास रेड ये सभी आती हैं। निम्न में से सही विकल्प कौन सा है? चोकना गाय, नंदीदुर्ग भेड़, बरगुर भैंस, कांकरेज बकरी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विभिन्न प्रकार की कुछ नस्लें दी गई हैं और आपको उससे मिलान करना है कि कौन सी किसकी नस्ल है। तो इसका सही जवाब क्या है कि चोकना जो किससे संबंधित है? गाय से, नंदीदुर्ग किससे संबंधित है? भेड़ से, बरगुर किससे संबंधित है? भैंस से, कांकरेज किससे संबंधित है? बकरी से। निम्न में से कौन सा एक सही विकल्प है दोस्तों? तो बरगुर आपका सही विकल्प है। जो बरगुर है भैंस का, भैंस की एक नस्ल है। कांकरेज किसकी नस्ल है? कांकरेज गाय की नस्ल है। नंदीदुर्ग बकरी की नस्ल है। चोकना किससे संबंधित है? भेड़ से संबंधित है। तो चोकना का संबंध किससे है? चोकना एक भेड़ की नस्ल है। अच्छा, कहीं कहीं पे चोकला भी लिखा होता है। तो नंदीदुर्ग, नंदीदुर्ग का संबंध किससे है? बकरी से है। बरगुर से का संबंध किससे है? भैंस से है। कांकरेज का संबंध किससे है? गाय से है। ये हो गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली भैंस की वह देसी प्रजाति जो सर्वाधिक दूध देती है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली भैंस की वह देसी प्रजाति जो सर्वाधिक दूध देती है, ठीक है। आपके विकल्प है मुर्रा, ये मुर्राह नहीं होगा, मुर्रा है दोस्तों, और भदावरी, महसाना, सूरती। तो इसका सही सही जवाब क्या हो जाएगा? मुर्रा जो है, मुर्रा भैंस की एक नस्ल है जो सर्वाधिक मात्रा में
दूध देती है, आमतौर पर 35 लीटर दूध प्रतिदिन के हिसाब से देती है, जो कह सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुर्रा आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। भदावरी में वसा का प्रतिशत ज़्यादा होता है, कितना आमतौर पर होता है? तो 13% के आसपास होता है, ठीक है। और सुरती दोस्तों हल्की नस्ल की भैंस है, हल्की नस्ल से संबंधित है। बाकी जो मेहसाना है ये सभी मध्यम की नस्ल की, मध्यम कह सकते हैं कि मध्यम भारी है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं, ये मध्यम के अंतर्गत हो गई आपकी। सुरती हल्की भैंस की नस्ल है, और जो मेहसाना है ये क्या है? ये मध्यम के अंतर्गत आती है। भदावरी में सर्वाधिक मात्रा में वसा पाई जाती है, और मुर्रा सर्वाधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करती है, ठीक है। तो कितना लगभग दूध देती है? तो 35 लीटर प्रतिदिन देती है करीब। अच्छा, इनकी कुछ नस्लों पर हम सभी लोग बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि कभी कभी सीधे तौर पर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी नस्ल है, कौन सी किसकी नस्ल नहीं। तो अभी हम लोग खैर हमने बात करी थी कि 20वीं प्रजनन गणना को हम सभी लोग अलग से एक क्लास करेंगे। 21वीं प्रजनन गणना की भी घोषणा की गई है, तो उसको भी हम सभी लोग उसी के अंतर्गत समझ लेंगे, तो उसकी एक क्लास लेंगे, उसमें हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप सभी लोग हालिया के एग्ज़ाम देखें, उनके पैटर्न को देखें, तो क्या है कि उसका पैटर्न बदल रहा है, थोड़ा पेपर टफ आ रहा है। पीसीएस यूसीएस के कह सकते हैं, जैसे पहले पीसीएस के एग्जाम आते थे उसी लेवल का पूछा जा रहा है। तो आपको थोड़ा चीज़ों को गहराई से भी समझना होगा, वरना आपके लिए समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो एक फैक्ट है, पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि वर्ष 1997 में जो हमारा देश है उसमें भैंसों की संख्या करीब 89.92%, 89.92 मिलियन थी, जो कि कुल पशुधन का करीब 19% थी। अच्छा, जो 2012 में 19वीं हमारी पशुधन गणना हुई थी, ठीक है, उसमें लगभग 109.85 मिलियन संख्या रही, जो कि विश्व के करीब 57% भैंसें, ठीक है, भारत में स्थित है। जो दलदली भैंस होती है आमतौर पर भारवाहन के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो कुछ अगर हम इनकी नस्लों की हम बात करें, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपकी दलदली भैंस हो गई और जल वाली भारतीय भैंस हो गई, ठीक है। भैंस की नस्लें इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक हो गई आपकी दलदली भैंस, दलदली भैंस, और दलदली भैंसों को हम सभी लोग विदेशी भी भैंस कहते हैं, विदेशी। और जलीय भारतीय भैंसें भारत में, अच्छा, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जो भारतीय भैंसें हैं किसका उदाहरण है? तो भारतीय जो भैंसें दोस्तों आमतौर पर जलीय भैंसों का उदाहरण है, जलीय भारतीय भैंसें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो दलदली या जिन्हें हम विदेशी भैंसों को हम सभी लोग दलदली भैंसें भी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो विदेशी दा से आपका हो गया दलदली, ठीक है। और बाकी आपका जो जल वाली भैंसें हो गई वो भारत से संबंधित है। तो इनकी कुछ नस्लों की अगर हम बात करें, जैसे कि दलदली में भैंसें कौन कौन सी हो गई? काराबाओ हो गया, सिवन्यू हो गया, क्वाई काम, क्वाई त्यू, क्वाई प्रा, क्वाई जवन, बहेरी, वालाडे, सैदी, सिन्नाला, ब्राज़ील की लाल, ब्राज़ील की काली, ये सभी दलदली भैंसों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण है उनको नोट कर लेते हैं। काराबाओ हो गई आपकी, पूछा जाता है काराबाओ को लेकर के भी कई प्रश्न आए हैं। काराबाओ, अच्छा, मैं किसी एक ही पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा, अलग अलग जो भी, जैसे पीजीटी के अंतर्गत भी कुछ एग्रीकल्चर की वैकेंसी निकलती है, पीजीटी के भी अंतर्गत आती, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो भी एग्जाम हुए हैं उन सबकी हम बात करते हैं यहाँ पर। काराबाओ को लेकर के प्रश्न आया है। ब्राज़ील की लाल, ब्राज़ील की लाल, ब्राज़ील की काली, ब्राज़ील की लाल, ब्राज़ील की काली, और आपकी सैदी हो गई, सिन्हाला हो गई, सैदी, सिन्हाला, ये सभी क्या हैं? ये कुछ दलदली भैंसों के कुछ अहम उदाहरण हो गए। जबकि जलीय कुछ भारतीय भैंसों की बात करें तो मेहसाना, सुरती, भदावरी, तराई, काला हांडी, टोडा, जेरांगी, संबलपुरी, मांडा, साउथ कनारा, ये सभी क्या हैं? जलीय भारतीय भैंसों के उदाहरण हैं। तो भारतीय भैंसों की बात करें तो आपका हो गया साउथ कनारा,
जो इम्पोर्टेंट है उनको ही मैं नोट कर दे रहा हूँ। साउथ कनारा, काला हांडी, साउथ कनारा, काला हांडी, मेहसाना, सुरती, मेहसाना हो गया, सुरती हो गया, भदावरी, ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये सभी जलीय भैंसों के कुछ उदाहरण हो गए। तो भैंस की कुछ नस्लों की बात करें तो इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। एक होगी आपकी विदेशी और देसी। विदेशी नस्लों को हम सभी लोग दलदली भैंसों भैंस के नाम से भी जानते हैं, और जो भारतीय भैंस है वो कह सकते हैं कि जलीय भैंसों के उदाहरण है। तो जो भारतीय भैंसों की कुछ उदाहरण की बात करें, मेहसाना, सुरती, तराई, पंढरपुरी, काला हांडी और साउथ कनारा, मेहसाना, सुरती, भदावरी, ये सभी कुछ जलीय भैंसों के उदाहरण हो गए। वहीं विदेशी नस्लों की अगर हम बात करें, काराबाओ, ब्राज़ील की लाल, ब्राज़ील की काली, सैदी, सिन्हाला, बहेरी, वालाडे, क्वाइट्यू, क्वाइप्रा, क्वाइजवन, क्वाइकाम, सुइन्यू, ये सभी क्या हैं, ये सभी भैंसों की कुछ विदेशी अर्थात दलदली नस्लों के उदाहरण हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ फैक्ट हैं, थोड़ा इनको समझ लेते हैं इधर। जैसे कि आपसे पूछा यह भी जाता है कि कौन किससे संबंधित है। जैसे गाय भैंस के सभी लोग मीट को क्या कहते हैं, तो बीफ कहते हैं। सुअर के मीट को पोर्क कहते हैं। बकरी के मीट को क्या कहते हैं, चेवन कहते हैं। और भेड़ के मीट को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। मुर्गी के मीट को क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इनको भी लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मांस को क्या कहा जाता है, गाय भैंस से संबंधित क्या है, गाय भैंस से क्या संबंधित है, तो गाय भैंस से दोस्तों आपका बीफ संबंधित है। बीफ हो गया गाय भैंस से। सुअर का क्या कहलाएगा, मांस, पॉर्क कहलाएगा। और बकरी का क्या कहलाएगा, बकरी का आपका चेवन कहलाएगा। भेड़ का मटन कहलाएगा। और मुर्गी का चिकन कहलाएगा। मुर्गी का क्या कहलाएगा, मुर्गी का चिकन कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया एक तरफ। वहीं बच्चा देने की प्रक्रिया, जो बच्चा जनने की प्रक्रिया होती है, किसको किसमें क्या कहा जाता है, भेड़ में लेम्बिंग कहलाता है, गाय भैंस में काविंग कहलाता है। वहीं बकरी में किडिंग, और मुर्गी में जो अंडा देने की प्रक्रिया है दोस्तों वो लेइंग कहलाती है। तो भेड़ में क्या कहलाता है, भेड़ में लेम्बिंग कहा जाता है बच्चा जनने की प्रक्रिया को। और गाय भैंस में काविंग कहलाता है, काविंग कहा जाता है। वहीं बकरी में किडिंग कहा जाता है। बकरी में क्या कहा जाता है, तो किडिंग कहा जाता है। बकरी में किडिंग कहा जाता है। मुर्गी में अंडा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुर्गी में दोस्तों लेइंग कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनको मैंने आपको बता दिया, आप याद रखिए, हो सकता है इन्हीं में से पूछ लिया जाए। तो गाय भैंस के जो मांस होता है उसको बीफ कहा जाता है। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। वहीं जो बच्चा जनने की प्रक्रिया है, भेड़ में लेम्बिंग कहा जाता है, गाय भैंस में काल्विंग कहा जाता है, और बकरी में किडिंग, वहीं मुर्गी में लेइंग कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भैंस की प्रजाति गुजरात से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो गुजरात से कौन सी नस्ल आपकी जो है संबंधित नहीं, जाफराबादी, मेहसाना, बन्नी, काला हांडी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, काला हांडी दोस्तों गुजरात से संबंधित नहीं। काला हांडी आमतौर पर कहाँ पाई जाती है, काला हांडी हो गई, चिल्का हो गई आपकी, ये सब कहाँ से संबंधित हैं, ये उड़ीसा से संबंधित है। और जो आपकी चिल्का है दोस्तों, ये तटीय क्षेत्रों के खारे पानी से संबंधित है। खारे पानी वाले इलाकों से। जैसे चिल्का झील ही है जो खारे पानी की एक झील के नाम पर जानी जाती है, तो उसी नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो काला हांडी, चिल्का, ये सभी कहाँ पाई जाती हैं, उड़ीसा में पाई जाने वाली कुछ भैंस की प्रमुख नस्लें हैं।
तो चिल्का दोस्तों तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर खारे वाले पानी पाया जाता है वहाँ पर उपस्थित है। इनका वितरण उसी क्षेत्र में, तो उसी के जो चिल्का वाली झील है उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। तो और जो आपकी अन्य जो है, तो इसका प्रश्न क्या है कि आपका कौन सी प्रजाति है जो गुजरात गुजरात से संबंधित नहीं, बाकी सभी आपके दोस्तों गुजरात से संबंधित हैं। ठीक है। अच्छा, गुजरात से संबंधित होने का तात्पर्य किसी गुजरात राज्य विशेष से ही नहीं, बल्कि इनका वितरण कहीं कुछ अन्य इलाकों में भी पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि लुईट किस पालतू पशु की नस्ल है। जो लुईट है किसकी पालतू नस्ल है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो लुईट है दोस्तों, इसको हम सभी लोग स्वैम्प के नाम से भी जानते हैं, या भैंस की एक प्रजाति है। जो लुईट है इसको क्या कहा जाता है? लुईट को हम सभी लोग स्वैम्प भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आमतौर पर किसकी प्रजाति है? भैंस की एक प्रजाति है, जो असम और मणिपुर के इलाकों में पाई जाती है। तो लुईट किसकी नस्ल है? भैंस की एक नस्ल है, जो आमतौर पर असम और मणिपुर जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। राज्यों के अंतर्गत इनका वितरण है दोस्तों। निम्नलिखित में से गाय की वह नस्ल जो द्विकाजी लक्षण को धारण करती है, कौन सी एक गाय की एक ऐसी नस्ल है जो द्विकाजी लक्षण को धारण करती है? राठी हो गई आपकी, लाल सिंधी हो गई, साहिवाल हो गई और देवनी हो गई। तो इसका सही जवाब क्या है? आपकी जो देवनी है दोस्तों, वह द्विकाजी लक्षणों को धारण करती है। ठीक है। राठी और जो लाल सिंधी हो गई, साहिवाल, लाल सिंधी। अच्छा, दुग्ध उत्पादन के लिए कौन कौन सी नस्लें प्रसिद्ध है? इसको भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कुछ आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है देवनी। देवनी द्विकाजी लक्षण को धारण करती है। ठीक है। तो इसका एक इधर इधर हम सभी लोग वर्गीकरण कर लेते हैं। आपकी कुछ हो गई। अच्छा, भारतीय नस्लें तो होती हैं, कुबड़धारी नस्लें होती हैं, जो कि कुबड़ रहित नस्लें होती हैं, उनको हम सभी लोग विदेशी नस्लें कहते हैं। तो भारतीय नस्लों में अगर हम दुधारी नस्लों की बात करें और भारवाहिक और द्विप, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय नस्लों की बात कर रहे हैं। ये हो गई आपकी दुधारू, भारवाहक, द्विपराजनी। तो दुधारू में आपकी हुई साहिवाल, लाल सिंधी, गिर गई, ऐसे याद रखिए। साहिवाल, लाल सिंधी, गिर। ये क्या है? ये दुधारू नस्लों के कुछ उदाहरण है। ठीक है। और भारवाहक नस्लें कौन कौन सी हो गई आपकी? तो भारवाहक अमृत महल हो गई आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो दक्षिण भारत से संबंध रखती है, कर्नाटक वगैरह वाले राज्यों से पाई जाती है। इसमें अमृत महल हो गई आपकी, कांगयाम हो गई, हल्लीकर हो गई। इसका संबंध भी कर्नाटक जैसे क्षेत्रों से, दक्षिण भारत से ही संबंध है। खिलारी, कैनकथा, गंगा तीरी, गंगा तीरी। ये सभी क्या हैं? कुछ भारवाही गाय के नस्लों के उदाहरण हैं। द्विपरायोजनी में आपकी कौन सी हो गई? थारपाकर हो गई, थारपाकर, हरियाणा, कांकरेज, अंगोल, मेवाती, कृष्णा घाटी। तो कुछ ऐसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण नस्लें हैं
गाय की कुछ भारतीय नस्लों के हम अगर वितरण की बात करें, अगर इनको हम वर्गीकरण इनका करते हैं तो दुधारू हो गई, भारवाहक, द्विप्रयोजनी। तो दुधारू में साहिवाल, लाल सिंधी, गिर हो गई। भारवाहक में अमृत महल, कांग्याम, हल्लीकर, खिलारी, कैनकथा, गंगातीरी, ये सभी कुछ भारवाहक नस्लों की श्रेणी में आती हैं। वहीं जो द्विपरायजनी नस्लें हो गई आपकी थारपाकर, हरियाणव, कांकरेज, अंगोल, मेवाती, कृष्णा घाटी, गावलाऊ, निमाड़ी, ये सभी दोस्तों द्विपरायजनी नस्लों में शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि द्विपरायोजनी भारवाहक और दुधारू का तात्पर्य क्या है। भारवाहक का तात्पर्य है कि ये भारवाहन के लिए उपयुक्त हैं दोस्तों, सामान को लाने ले जाने में अपना अहम योगदान प्रदान करते हैं। द्विपरायोजनी में दूध देने के लिए और मांस उत्पादन के लिए इनका योगदान होता है, और ये भारवाहन में भी अपना थोड़ा बहुत मदद कर सकती हैं। खैर, अगर इनका श्रेणी आपका कुछ इनकी नस्लों को याद रखिए, नस्लें भी पूछी जाती हैं, कौन नस्ल किससे संबंधित है। निम्न में से असुमेलित है, कौन से कह रहा है कि असुमेलित है। मालवी गाय, मालवी जो किस्म है, नस्ल है जो किसकी है, गाय की। रंडकंधारी किसकी है, भैंस की। बेरारी किसकी, बकरी की। बोनापाला किसकी, भेड़ की। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, रंडकंधारी जो है, कह रहा है कि असुमेलित है। रंडकंधारी दोस्तों भैंस की नहीं, जबकि एक गाय की नस्ल है। किसके संबंध, गाय की नस्ल है, ये गाय की नस्ल है रंडकंधारी। ठीक है, भैंस की ना होकर के किसकी नस्ल है, गाय की। बाकी जो सही जो आपकी मालवी है, यह एक गाय की नस्ल है। मैं इधर नीचे नोट कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। मालवी किसकी नस्ल है, मालवी गाय की नस्ल है। रंडकंधारी भैंस की ना होकर के गाय की नस्ल है। बेरारी किसकी है, बकरी की है। बोनापाला किसकी है, भेड़ की है। ये सभी किस्में, ये सभी नस्लें हो गई दोस्तों, इनको याद रखिए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि सही सुमेलित विकल्प को छांटिए। जो आपको सही मिलान करना है। जाफरीबादी कितना दूध देती है, मेहसाना कितना देती, पंढरपुरी कितना देती है और टोडा कितना देती है। तो इसमें जो इसका सही आपको जो विकल्प दिए गए उनको मिलान करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको वो छांटना है दोस्तों। तो जाफराबादी आमतौर पर कितना दूध देती है, तो जाफराबादी 2239 लीटर दूध देती है। तो इसका पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। मेहसाना 1988 देती है। बरगुर जो नस्ल है कुछ, वो 1790 देती। मराठवाड़ी 500 लीटर देती। बाकी क्या नहीं गलत है। अच्छा, ये आंकड़ा आपको अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप समथिंग याद रखिए। तो मेहसाना कितना देती है दूध, मेहसाना 1988 देती है। बरगुर कितना देती है, 790, 1790, 1790। मराठवाड़ी कितना देती है, 500 लीटर दूध दे। औसत इनकी दुग्ध उत्पादकता दोस्तों यही है। ठीक है, तो क्या प्रश्न था कि निम्नलिखित में सही का मिलान कीजिए। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसे आमतौर पर समझ लीजिए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गाय की नस्ल नहीं है, कह रहा है। घुमसारी, गावलाव, बेलाही, नीली रावी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, कौन सी एक ऐसी नस्ल है जो गाय की नस्ल नहीं है। तो नीली रावी किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। अभी हमने शुरुआत में ही की थी, बात की थी विभिन्न प्रकार की कुछ नस्लों को लेकर के। यह कहाँ पाई जाती है, पंजाब। घुमसारी कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा। गावलाव कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र। और बेलाही कहाँ पाई जाती है, हासे हरियाणा। हरियाणा। ठीक है,
तो निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं? नीली रावी भैंस की नस्ल है, जो कि आमतौर पर पंजाब में पाई जाती है, जबकि घुमसारी उड़ीसा में, गाओलाव महाराष्ट्र में, वहीं बेलाही हरियाणा राज्य के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि सीरी गाय किस राज्य में पाई जाती हैं? जो सीरी गाय हैं दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती हैं? सिक्किम, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो सीरी गाय आमतौर पर उत्तर पूर्वी इलाकों में, कुछ सिक्किम जैसे राज्यों में इनका वितरण हमें देखने को मिलता है। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भारत की 40 में से केवल एक नस्ल सीरी उपलब्ध है। ठीक है, क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण बात, गौर करने वाली बात क्या है दोस्तों, कि 40 में से केवल एक नस्ल, 40 नस्ल में से केवल एक नस्ल, 40 नस्ल में से केवल एक नस्ल आमतौर पर कौन सी? तो सीरी उपलब्ध है सिक्किम में। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि कोंकण कन्याल, जो कोंकण कन्याल बकरी है, किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, कोंकण कन्याल बकरी किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या है? महाराष्ट्र। कोंकण कन्याल कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कोंकण कन्याल किसकी नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है, जो आमतौर पर महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलती है। इसकी उत्पत्ति सिंधुदुर्ग जिला माना जाता है। इसका उद्गम क्या माना जाता है? सिंधुदुर्ग जिला। जो सिंधुदुर्ग जिला है, कोकड़ी कन्याल बकरी का उद्गम माना जाता है। अगला अगला हमारा अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नस्ल के रूप में मान्यता प्राप्त है? रेड सिंधी, कांगेयम, खिलारी, सीरी। तो इसका सही जवाब क्या है? लाल सिंधी। रेड सिंधी को हम सभी लोग क्या कहते हैं? लाल सिंधी कहते हैं। अच्छा, छह नस्लें ऐसी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नस्ल के रूप में मान्यता प्रदान करी गई है। वो कौन कौन सी हैं? तो साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, अंगोल, नेल्लौर, थारपाकर। ये सभी नस्लें क्या हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नस्ल के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। तो कितनी नस्लें? तो 6 नस्लें हैं जिन्हें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नस्ल। तो 6 नस्लें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नस्लें हैं दोस्तों। कौन कौन सी हैं? साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, अंगोल, नेल्लौर, थारपाकर। ये 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की नस्लें साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, अंगोल, नेल्लौर, थारपाकर, इनको अंतर्राष्ट्रीय नस्लों के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है। अच्छा, कुछ जो विदेशी नस्लों को हम सभी लोग क्या कहते हैं? कुंवर रहित नस्लें, अर्थात इनमें कुंवर नहीं पाया जाता है। इनके लिए मांस उत्पादित वाले नस्लें कौन कौन सी हैं? तो हियरफोर्ड, ईवर्डीन, एंगस, सारटहान जैसे कुछ महत्वपूर्ण नस्लें हैं जिनका इस्तेमाल मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। एक अंतिम तथ्य है, इसको मैं बताया दे रहा हूँ, आप सभी लोग, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, इसको नोट कर लीजिए। जो पशुपालकों की समस्या के निदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? पशुपालकों की समस्या निदान हेतु पशुपालकों की समस्या निदान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो टोल फ्री नंबर कौन सा दोस्तों? आपका हो गया 1800 180 51 41। तो पशुपालकों की समस्या के निदान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया? तो 1800 180 5141 ये नंबर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक रहेगा, मिलते हैं अगले दिन। उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद।